क्या है? ये गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने ये गोल डिटर्मिनेशन कर लिया था ना। प्रॉब्लम्स हो गए थे, ये मैंने एक्सप्लेन किए थे पॉइंट्स आप लोगों को। यस मैम। यस मैम, हो गए थे प्रॉब्लम। वेज टू ओवरकम करना है हमें। तो वेज टू ओवरकम को हम कह सकते हैं द सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम्स। कैसे हम इन चैलेंजेस जो हमने पढ़े कि गोल डिटर्मिनेशन में हमको आते हैं, उन चैलेंजेस या उन प्रॉब्लम से कैसे हम डील कर सकते हैं, ओके, और हाउ कैन वी अवॉइड देम, or what are the probable solutions to them. So we start with the first point, a well-planned program. Okay, so the very first step or solution to solving all the problems is to plan in advance. Now, what all are the things that we should plan, or what are the points that we should include in a well-planned program? First is money should be borrowed at a low rate of interest. Okay, so when we are borrowing capital or to invest in the business, from doesn't matter from what source we are borrowing, we should see that the borrowed capital is at the lowest possible rate of interest that we can find. Then this will help us in saving some financial resources and not waste them in paying off high rates of interest. Then ensure regular supply of raw material. So supply of raw material is the most critical part of production. Okay, if raw material is not available, we will not be able to do production. हमसे production करा नहीं कर पाएंगे हम, क्यों? मैम, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। Voice is not clear. बहुत स्लो स्लो आ रही है। अभी आ रही है? हाँ जी। अभी सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। ओके, नो मैम। थोड़ा जो पीछे हंगामा हो रहा है ना, आप थोड़ा उससे दूर होके बैठो तो सुनाई देगा. So next is ensuring regular supply of raw material at low rates. So when we try to get the raw material, now production needs raw material. हमेशा जब भी हमें production process करना है, तो production, what do we mean by production? Production is
conversion of or the process of converting raw material into finished goods or input into output. So if we do not have the right amount of input, we will not be able to achieve our targets that we have decided for the level of production or output that we require depending on the demand. Plus, the rates of raw material or the price of raw material should also be considered. There are many sources of supplies, like there are many multiple suppliers. There are very few raw materials which have very few suppliers. Other than that, there are many sources of supply of raw material. हमें कई जगह से raw material मिल सकता है. तो ऐसे सिचुएशन में we should consider कि जहाँ से हमें मोस्ट कन्वीनियंट या चीपेस्ट रेट्स पर रॉ मटेरियल मिल रहा है वही सोर्स हमें यूज़ करना चाहिए. अब व्हेन वी आर डिसाइडिंग द रेट, जब हम ये देख रहे हैं कि जहाँ से कम रेट में सप्लाई मिल रही है, तब हमें ये चीज़ भी कंसिडर करनी पड़ेगी कि सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल किस जगह से आ रही है. जैसे मान लो कि आई हैव माई फैक्ट्री सेटअप इन जबलपुर. ठीक है, मेरी फैक्ट्री कहाँ है? जबलपुर में है. और मुझे रॉ मटेरियल चाहिए है. वही रॉ मटेरियल या तो मैं इंदौर से मंगवा सकती हूँ, पर रेट्स थोड़े हाई हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं उसे मान लो बैंगलोर से मंगवाऊँ. ठीक है, अब बैंगलोर इज फर्दर अवे देन इंदौर, है ना. बैंगलोर से आने में मतलब बैंगलोर जबलपुर से ज़्यादा दूर है और इंदौर पास में है. ठीक है, तो चाहे वहाँ पे कॉस्ट कम हो रॉ मटेरियल की, बट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन इट. तो अगर मैं लो कॉस्ट पे वहाँ से खरीद भी रही हूँ और ट्रांसपोर्टेशन में उससे कहीं ज़्यादा पैसा लग जाएगा, तो इट इज़ नॉट अ बेनिफिशियल डील फॉर मी. ठीक है, वो फ़ायदे का सौदा नहीं है. नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ. तो हम जब भी सिलेक्शन करें हमारे स्टाफ का, चाहे वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हों या हायर लेवल एम्प्लॉयज़ हों, इन सब का सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ स्किल्स दे हैव. ठीक है, अगर स्किल्ड एम्प्लॉय है तो ऑब्वियसली उसे प्रेफरेंस मिलना चाहिए. हमें इस चीज़ का प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए कि देयर आर रिकमेंडेशंस और रेफरेंसेस ऑफ people who are applying for the job. The one who deserves it should get the job. अगर ट्रेंड एम्प्लॉय है और उसकी जगह हम एक अनस्किल्ड एम्प्लॉय अपॉइंट कर रहे हैं, तो इट विल मेक आर प्रोडक्शन सफ़र. उससे हमारे बिजनेस में नुकसान होने के चांसेस हैं. देन नेसेसरी ट्रेनिंग टू अनस्किल्ड वर्कर्स. अब मान लो कि अगर हमारे यहाँ के कुछ स्टाफ अनस्किल्ड हैं या कुछ स्टाफ्स को प्रॉपर यूज़ ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स या जो भी प्रोसेसेस रिक्वायर्ड है हमारी कंपनी में, उन प्रोसेसेस की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उनके पास. तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है? हमें उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. ठीक है, जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वो हमें उन्हें दे देनी चाहिए, सो दैट अगर हम जब हमें उनकी ज़रूरत पड़े या जब वो काम करें तो वो अच्छी तरह से क्वालिटी मेंटेन करके ही काम करें. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, यूनिट्स should be established in areas where proper industrial infrastructure is available. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फैक्ट्रीज की. तो यूनिट्स मतलब जो हमारी फैक्ट्री है या हमारा वर्कशॉप है वो हमें कहाँ सेटअप करना चाहिए? तो हमें ऐसे एरियाज़ को सिलेक्ट करके सेटअप करना चाहिए जहाँ पर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है. इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़. ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस वगैरह अवेलेबल है, प्रॉपर वाटर फैसिलिटी, ट्रेनिंग एम्प्लॉय फोर्स भी अवेलेबल है. ओके, मान लो कि हम ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश कर लें बीच सिटी में, तो रेट्स ऑफ लैंड वुड बी वेरी हाई, प्लस आई विल नॉट बी एबल टू
वर्क प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि पॉपुलेटेड एरिया में काम करने के कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करना है या किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं करना है। थोड़ा बहुत पोल्यूशन हर एक इंडस्ट्री करती है। ओके, सो व्हाट गवर्नमेंट हैज़ डन इज़ कि उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में सिटी के थोड़ा सा बाहर की तरफ, मतलब बहुत ही दूर नहीं, बिल्कुल रूरल एरियाज में नहीं, बट सिटी से थोड़ा बाहर की तरफ उन्होंने ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप कर दिए हैं जो कि फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं फॉर एवरी बिजनेस। जैसे जबलपुर में रिझाई इज़ द एरिया जहाँ पर मैक्सिमम इंडस्ट्री सेटअप होती हैं। ओके, क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया है। देन लेटेस्ट production techniques. So we should use the latest available production techniques, but also make sure that जो भी टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं वो इजी और फीजिबल भी हो। ओके, अगर हम हमारी वर्कफोर्स किस तरह की है, हमारे पास ट्रेनिंग देने की फैसिलिटीज़ किस तरह की अवेलेबल है, वो भी हमें ध्यान रखना है बिफोर giving the training, before buying the new technology और मशीनरी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे वर्कर्स उस पर काम नहीं कर पाएंगे या उस ट्रेनिंग को, उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उन्हें आता नहीं है तो वो मशीन को ख़राब भी कर सकते हैं, प्लस हम उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो महंगी भी होगी और उतना पैसा, उतना कॉस्ट हम इनकर भी करेंगे, प्लस वी विल नॉट बी एबल टू रीप द benefits. Okay, so we have to keep all these things in mind while getting the or involving the production techniques that we are using in the production. Then high quality machine, high quality machines and tools should be used to maintain the quality of production. So high quality machines, when we are talking about the latest technology तो हो, but we saw that easy और feasible भी होना चाहिए। उसी तरह हमारे जो machines हैं वो भी अप टू डेट होना चाहिए विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, विद द मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड टूल्स इन्वॉल्व। क्यों? क्योंकि अगर मैं अप टू डेट नहीं रखूँगी अपने मशीनरी को, अपने टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को, तो मेरे कंपेटिटर्स से मैं compete नहीं कर पाऊँगी। आई विल लैग बिहाइंड इन दीज थिंग्स। Okay, so these are part of a well planned program. Then second point, we come to production planning. So before production we also need to plan a few things. What are the things that should be considered while planning the production level? Because when we were studying the points of problems and challenges, a lot of things, a lot of challenges were related to the level of production or the amount of production, because in that we are not able to achieve the targets. हमारे production target सबसे ज़्यादा सफ़र होते हैं। ओके, और उसकी वजह से हमारे सेल्स एंड प्रॉफिट टारगेट्स भी सफ़र करते हैं। तो प्रोडक्शन को या प्रोडक्ट प्लानिंग को हम किस तरह से करें so that we do not face these problems or challenges. First is availability of technical know-how. So technical know-how का मतलब होता है technical knowledge होना। We should be technically trained ourselves and then we should pass on the training to our employees. अगर मैं खुद ही technical aspect में नहीं सीखूंगी कि मेरा प्रोडक्शन टेक्निक कैसे काम कर रही है, तो एवरी एंटरप्रेन्योर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग एवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं कॉमर्स या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ तो मैं टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं सीख सकती। everything can be learned and it is the responsibility of the entrepreneur to learn every part of the business. ठीक है? Then technical knowledge of the entrepreneur. So we saw that technical know-how की availability भी होनी चाहिए और
खुद जो नॉलेज एंटरप्रेन्योर अपने आप से पोजेस कर रहे हैं टेक्निकल की, वो भी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू ऑफ द प्रोडक्ट प्लानिंग। अगर मुझे टेक्निकल नॉलेज होगी या टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में मुझे पता होगा, तो आई विल बी एबल टू गाइड माई लेबर फोर्स और गाइड माई वर्कर्स बेटर। अब टेक्निकल नॉलेज की तो बात की हमने, उसके साथ साथ मेरे अंदर मैनेजरियल क्वालिफिकेशंस भी होनी ज़रूरी हैं। इफ़ आई एम गुड एट द टेक्निकल पार्ट, but if I'm not a good manager, if I'm not a good leader, I will not be able to run the organization. Okay, so both the aspects are equally important. Then last point is availability of infrastructure, कि प्रोडक्ट प्लानिंग के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं या नहीं, इन चीज़ों को कंफर्म करना ज़रूरी है। ओके, so these are the solutions to the problems or challenges that we face in goal determination. Okay, so ये चीज़ रिमेंबर करना, कई बार स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि अगर उनसे प्रॉब्लम्स पूछी जा रही हैं तो प्रॉब्लम्स ऑफ गोल डिटर्मिनेशन अलग है और प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स अलग है। प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आपके लास्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब क्वेश्चंस आए एग्जाम में तो आपको ये चीज़ ध्यान रख के आंसर करना है कि किस यूनिट का क्वेश्चन है। अगर प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं तो अगर वो सेकेंड यूनिट में पूछी गई तो आप ये इसके पहले जो हमने ये प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं ये लिखेंगे, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स पूछे गए हैं तो वो जो हम फिफ्थ यूनिट में अगर दिया गया है तो फिफ्थ यूनिट वाला लिखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ अभी हमने नहीं पढ़ी है, अभी हम पढ़ेंगे। अब दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द फर्स्ट यूनिट। अब हमें सेकेंड यूनिट स्टार्ट करनी है, ठीक है। आपके सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट प्रपोजल। प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या होता है वो हमें देखना है। व्हाट डू वी मीन बाय प्रोजेक्ट प्रपोजल, हाउ डू वी प्रिपेयर इट, व्हाट इज द यूज, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, ये सब चीज़ें देखनी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट प्रपोजल एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मैं ये सारी चीज़ें मेंशन करती हूँ कि मैं एक्चुअल में एक किस तरह का बिजनेस सेटअप करने वाली हूँ। व्हाट एम आई प्रपोजिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट मीन्स द बिजनेस। तो बिजनेस के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में मैं क्या प्रपोज कर रही हूँ, कि मैं क्या करने वाली हूँ। ये प्रपोजिंग मीन्स टू गिव अ नोटिस or to notify something about someone about what I am going to do. Okay, so project proposal or a project report, these are two different things, project report and proposal। बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है, वो हम एंड में इस यूनिट के पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। So a project report can best be defined as a well-evolved course of action devised to achieve the specified objectives within a specified period of time. ठीक है, तो project report क्या होती है? It is a report that is prepared which contains actions or course of action जो हमें लेना होता है depending on the objectives that we want to achieve. ठीक है, then a report on a project as a scheme, design, a proposal or something intended or devised. It is written, it is a written statement of what an entrepreneur proposes to take up. Okay, so एज आई सेड प्रोजेक्ट प्रपोजल और प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम ये सारी चीज़ें लिखते हैं या मेंशन करते हैं कि हमें अपने बिजनेस में एक्चुअली करना क्या है, व्हाट आर वी प्रपोजिंग टू डू इन आवर बिजनेस, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। वो हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें या क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। So, contents and format of a project report. A project report may be prepared in different ways by different entrepreneurs. There are no standard pattern for it. However, it must contain all information necessary to appraise it. ओके, सो हर एक इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है फॉर
running the business, for doing the business in the proper way, should be mentioned in the document. However, it must contain all information necessary to appraise it. The amount of information to be furnished in the report depends upon the size of the unit. ठीक है, जितना ज़्यादा बड़ा यूनिट बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी. Now this is a very detailed document जिसमें हर एक चीज़ आपके बिजनेस के बारे में मेंशन होती है. जैसे क्या नाम है बिजनेस का, उसके नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है, कितनी कॉस्ट आप इनकर करोगे, पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, कितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द फर्स्ट ईयर, इन नेक्स्ट 5 years. ठीक है, आप ब्रेक इवन पॉइंट तक कितनी जल्दी पहुंच पाएंगे, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट विल टेक फॉर यू टू रीच द ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट सब समझते हैं क्या होता है. ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जब बिजनेस ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाता है जहां पर उसने इतना पैसा अर्न कर लिया होता है कि उसने अपनी पूरी कॉस्ट रिकवर कर ली हो पर प्रॉफिट ना हुआ. ठीक है, तो इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस. जैसे मैं जब बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तब सिर्फ कॉस्ट इनकर होती है. ठीक है, हर एक चीज़ में पैसा लगता है. जब तक सेल ना हो, ठीक है, तो बिजनेस में इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स होता है पर एक्सपेंडिचर के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं. तो पहले हम सिर्फ एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे होते हैं. जब मैं सेल स्टार्ट करती हूँ अपने प्रोडक्ट की, उस टाइम से धीरे धीरे करके वो कॉस्ट वो एक्सपेंसेस रिकवर होने स्टार्ट होते हैं. ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब मैंने इतना पैसा अर्न कर लिया होता है, जब मैंने अपनी पूरी कॉस्ट कवर कर ली, जितना भी खर्चा हुआ वो सब कवर हो गया. उसके बाद का जो भी पैसा मिलेगा या उसके बाद का जो भी सेल होगी वो सिर्फ आपका प्रॉफिट हो जाता है. तो दैट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, तो ब्रेक इवन तक कब तक पहुंचेंगे, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस, आप आगे चल के क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं बिजनेस में, किस तरह का रॉ मटेरियल यूज होगा, क्या प्रोसेसेस होंगे, क्या लेवल ऑफ पोल्यूशन होगा, सभी कुछ मेंशन होता है उस डॉक्यूमेंट में. ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट हर जगह रिक्वायर्ड होता है. उस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हमें लोन के लिए भी चाहिए होती है. अगर मुझे गवर्नमेंट से किसी तरह का परमिशन, लाइसेंस, किसी तरह की ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, उसमें भी वही प्रपोजल डॉक्यूमेंट सबमिट होता है. However, a project report should contain mainly the following set of information in general. क्या क्या चीज़ें हैं? General information may include the information about the following, जैसे नाम and address of entrepreneur, qualification, experience and capabilities of entrepreneur, profile of the industry in which the project belongs, constitution and organizational structure of the enterprise, whether sole trader or partnership. Okay, then रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज या DIC जिसे कहते हैं, वेदर ऑब्टेन्ड और टू बी ऑब्टेन. ठीक है, तो DIC से रजिस्ट्रेशन लेटर मिल गया है या नहीं, और अगर नहीं मिला है तो कब तक मिल जाएगा. रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड देयर यूटिलिटी, तो जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करने वाले हैं वो किस तरह का प्रोडक्ट है और उसका यूज़ क्या होगा. Competitive advantage of the proposed product over its substitute, जो दूसरे products या substitutes या competitors उस product के इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं. जैसे मान लो कि मैं सोप बनाना चाहती हूँ, तो जो दूसरे सोप्स कंपनीज अवेलेबल हैं उनसे मेरा प्रोडक्ट कितना डिफरेंट है और कैसे डिफरेंट है, और कस्टमर मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा उन कंपनीज को छोड़कर. गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड इंडस्ट्री प्रोफाइल. ओके, सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, कहीं क्या ऐसा कोई पॉइंट है जिसमें मैं गवर्नमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रही हूँ. ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स जो मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज से ले सकती हूँ, और मेरे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या है. एंड इंडस्ट्री प्रोफाइल, इंडस्ट्री प्रोफाइल में वो सारी चीज़ें आ जाती है कि कितनी फर्म्स एक्चुअली मेरे इंडस्ट्री में हैं जो करेंटली काम कर रही हैं, और
what is the market share of each of the companies and what is my expected market share. Then फर्स्ट हमने जनरल इन्फॉर्मेशन देखी, सेकंड हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन पे. अंडर दिस हैड डिफरेंट physical infrastructure and other facilities regarding the project are given. Generally, the particulars relate to the following. First is site. सो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी अलग अलग तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नीडेड है या अवेलेबल है या क्या फैसिलिटीज़ लग जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट में, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं. जैसे साइट के बारे में क्या क्या मेंशन होगा. साइट मीन्स द लोकेशन. ओके, फर्स्ट इज प्रपोज लोकेशन विद एड्रेस, कहाँ पर हम अपनी यूनिट सेटअप करने वाले हैं. वेदर ओन्ड और लीज होल्ड लैंड, वो लैंड मेरा खुद का है, मैं खरीदने वाली हूँ या लीज पे लेने वाली हूँ या रेंट पे लेने वाली हूँ, किस तरह का लैंड है. ठीक है. इट इज अप्रूव्ड इन, इज इट अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया, क्या जिस एरिया में मैं ये यूनिट सेटअप करने की प्रपोजल दे रही हूँ, क्या वो एरिया इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए अप्रूव्ड है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अलग अलग एरियाज को अलग तरह से डेवलप करती है. जैसे कुछ एरियाज ग्रीन बेल्ट कहलाते हैं जिसमें आप किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. ठीक है. कुछ एरियाज एग्रीकल्चर लैंड कहलाते हैं जिसमें सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो सकता है. ठीक है. तो ऐसे एरियाज में गवर्नमेंट ना तो किसी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ना ही किसी भी तरह का लोन प्रोवाइड होगा ऐसे एरियाज के लिए. ओके. तो क्या वो जिस एरिया में आप प्रपोज कर रहे हो क्या वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अप्रूव्ड है. देन रीजन फॉर सिलेक्टिंग द एरिया, वही स्पेसिफिक एरिया आपने क्यों चूज किया है, ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं वहाँ पर जो आप ले सकते हैं. Then, if in a residential area whether no objection certificate has been obtained, so अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में अपना यूनिट सेटअप कर रहे हैं तो यू विल हैव टू गेट अ एनओसी. एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब गवर्नमेंट या नगर निगम से आपको एनओसी बनवानी पड़ेगी कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके एरिया, आपके यूनिट के उस जगह पर सेट होने पे. ठीक है. अगर ऑब्जेक्शन है तो दे विल इन्फॉर्म यू एंड एनओसी नहीं मिलेगी एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू सेटअप योर यूनिट इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो फिर आपको दूसरी जगह चूज करनी पड़ेगी. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन हो गई हमारी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में, साइट के अंदर. देन इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्क्राइब फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द proposed project. तो जो भी फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपके क्या प्लान है उसको लाने के लिए. देन रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ प्रोक्योरमेंट, क्या कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, किस क्वालिटी का आप यूज़ करेंगे और उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है उस एरिया में, प्लस उसे आपकी यूनिट तक पहुंचाना इजी है या बहुत डिफ़िकल्ट है, वो सब चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी. सोर्सेज एंड टोटल वैल्यू, कहाँ कहाँ से ये रॉ मटेरियल अचीव किया जा सकता है, मल्टीपल सोर्सेज मेंशन करने होते हैं. प्लस कितना होगी उसकी टोटल कॉस्ट, जितना आपको मान लो एक साल में कितना रॉ मटेरियल यूज हो सकता है या एक पर यूनिट रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी. whether license has been obtained in case of improved raw materials. So raw material को भी अप्रूव करवाना पड़ता है कि किस प्रोडक्ट को यूज़ करके आप ये फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं. क्यों? क्योंकि देयर आर वेरियस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं सो दैट उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके जो फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो ह्यूमन लाइफ को हार्म ना करता. ठीक है. जैसे अब मान लो हम कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं. ठीक है. अब nowadays you may have heard that a lot of cosmetic companies are using various chemicals in their cosmetics. ये केमिकल्स हमारी स्किन को कई बार हार्म भी करते हैं. ठीक है. तो जो हार्म हो रहा है वो अप्रूव्ड लिमिट्स में होना चाहिए. केमिकल्स ऑलवेज हार्म करते हैं, तो जो हार्म कर रहे हैं वो अप्रूव्ड लिमिट में होना चाहिए. बहुत ज़्यादा हार्म ना करें, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, ऐसा होता है. ठीक है. सो लाइसेंस दिया गया है, उस
के उस रॉ मटेरियल मैम के आपकी लिए वॉइस बहुत स्लो आ रही है। बेटा यहाँ पे अब मैं और कितना तेज बोलूँ, बाहर और भी लोगों की क्लासेस चल रही है ना। एक्चुअली आज थोड़ा सा नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है क्योंकि इस टाइम तक ना बहुत सारी क्लासेस होने लग जाती हैं, तो सब लोग क्लास ले रहे होते हैं ना, इस वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, चलो ठीक है, वैसे आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे आगे। आप लोग इस जितना हमने आज पढ़ा है उसको रीड कर लेना, और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू बस। Thank you, ma'am. Thank Have a you, nice day, ma'am. ma'am.